हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मानव भूगोल वाली सीरीज के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे मानव भूगोल और दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में इसके अंतर संबंध को। जी हां दोस्तों, मानव भूगोल और अन्य विज्ञानों के साथ में इसके किस प्रकार का रिलेशन है उस पर हमारा विशेष डिस्कशन होगा। और आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, सिर्फ समझ के लिए नहीं बल्कि आपके एग्जाम के लिए भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य जितने जो टॉपिक हैं उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये रहा है, क्योंकि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर संबंध वाला क्वेश्चन जो है ना, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस टॉपिक का जो नाम है ये अपने आप में सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि अपने आप में ही एक कंप्लीट प्रश्न है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वो ज्यादा लेंदी ये लेक्चर नहीं होने वाला है, बहुत शॉर्ट में बहुत कम समय में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले जो छात्र पहली बार यहां पर आए हैं, पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको बता दूं YouTube पर ही दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और कोई जो भी लेक्चर है उन सभी के नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे, उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि सभी लेक्चर आपके सब्जेक्ट के अनुसार और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको एक ही स्थान पर मिल जाए, एक ही जगह पर मिल जाए, तो आ जाइए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सभी ग्रुपों की लिंक दे दी गई आप लोगों के लिए, जिसे आप आसानी से ज्वाइन करके अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हम अभी तक मानव भूगोल की का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, विषय क्षेत्र वगैरह ये सब देख चुके हैं। इसके बाद में मानव भूगोल के विकास पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं अन्य विज्ञानों से मानव भूगोल का अंतर संबंध वाला टॉपिक। इसके बाद में दो कंटेंट आपके, दो टॉपिक और बच जाएंगे, जिससे नेक्स्ट लेक्चरों में इसी प्रकार से बिना कोई गैप दिए इनको भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की, है ना, जहां पर हमें देखना है कि मानव भूगोल का संबंध अन्य विज्ञानों से किस प्रकार से है। तो दोस्तों, शुरू करें उससे पहले अगर भूमिका में कुछ कहें तो भूमिका में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्य विज्ञानों की तरह ही मानव भूगोल भी जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही ऐसे मानव संबंधी कार्य करता है जैसे कि अन्य विज्ञान मानव क्षेत्र में या मानव समाज के कार्यों के क्षेत्र में जो कार्य करती है। इसीलिए मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में प्रत्यक्षता भी देखा जा सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी देखा जा सकता है। अब प्रश्न बड़ा ये उठता है कि मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों में कौन कौन सी शाखाओं के साथ में इसके संबंध है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक भूगोल से मानव भूगोल का क्या संबंध है। आर्थिक भूगोल से, क्योंकि कई भूगोलवेत्ता अर्थात कि भौगोलिक जो विद्वान रहे हैं उन्होंने आर्थिक भूगोल को भी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी दी है ना। तो मानव भूगोल का संबंध आर्थिक भूगोल से किस प्रकार का रहा है, आइए जरा इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो ये आर्थिक भूगोल है ये कोई स्वतंत्र विषय ना होते हुए मानव भूगोल की ही एक ये महत्वपूर्ण शाखा है। याद रखिएगा, मानव भूगोल की एक शाखा है कौन, आर्थिक भूगोल। क्योंकि मानव भूगोल के अंदर मानव के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, वहीं आर्थिक भूगोल में सिर्फ मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो आर्थिक भूगोल है यह मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने कि जो आर्थिक भूगोल जिसकी अब बात कर रहे हैं, इस आर्थिक भूगोल के अंदर मानव की आर्थिक क्रिया या गतिविधियां या काज, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, ऐसी क्रिया जो अर्थ के लिए अर्थात कि पैसे कमाने के लिए मानव जो कार्य करता है, जिस प्रकार की गतिविधियां करता है, जो कार्य करता है, वो सारे कार्य आर्थिक क्रिया ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य की आर्थिक क्रिया और प्राकृतिक परिस्थितियों,
है ना, कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है और उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मानव किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, इन दोनों में जो संबंध है, हो सकता है सकारात्मक हो सकता है नकारात्मक हो, तो दोनों में से किसी भी प्रकार के जो भी संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन करना ही इसका प्रमुख विषय है। किसका विषय है? आर्थिक भूगोल का। अगर एक शब्द में कहूं तो मानव की आर्थिक क्रियाओं का संबंध ही आर्थिक भूगोल का विषय है। क्लियर? इसको परिभाषित करने के लिए डॉक्टर एनजी पाउंड साहब ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, देखिए कई तथ्यों में जो है हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को भी साथ में लेकर लेते हुए चलेंगे। रीजन ये है कि ये आपके जो आंसर होता है ना, उस आंसर को इफेक्टिव बना देती है परिभाषा। याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं रह पाएंगे तो इनके तथ्य तो याद रहेंगे। नाम हो सकता है नाम आप एग्जाम तक भूल जाए एग्जाम में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भूलने वाली कहानी सिर्फ उन छात्रों के लिए जो रिविजन नहीं लगाते हैं, और जो रिवीजन लगाते हैं उनके लिए तो एक शब्द भी भूलना नामुमकिन है, कोई नहीं भूल सकता। लेकिन जो रिवीजन नहीं लगाते, हो सकता है कि वो नाम भूल जाए, लेकिन मेरे दोस्त स्टोरी भले तुम 10 साल बाद भी तुम्हें ये स्टोरी याद रहेगी। मैं इस प्रकार से आप लोगों के मस्तिष्क में डालूंगा इसको, है ना। बिल्कुल, बस पॉजिटिव होकर के बैठिए, फोकस होकर के बैठ जाइएगा। पूरा कंटेंट आपके मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की जवाबदारी मेरी है। चलिए, तो पाउंड साहब ने क्या कहा इसको परिभाषित करते हुए? उन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल जो है भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं में, भूपृष्ठ मतलब कि पृथ्वी पर, ये समझिए पृथ्वी पर, कि आर्थिक भूगोल जो है ना, पृथ्वी पर मानव की जो उत्पादन की जो क्रिया है उसमें उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल मानव की जो क्रिया है, कौन सी क्रिया? उत्पादन की क्रिया। जो उत्पादन की क्रिया होगी वही तो आर्थिक क्रिया है ना। तो आर्थिक क्रिया और उत्पादन क्रिया एक ही होती है। तो मानव की उत्पादन क्रिया में उत्पादन और वितरण, उत्पादन वितरण का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन किस प्रकार वो कर रहा है और किस समूह में किस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है। ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी क्या कम उत्पादन हो रहा है, या कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन हो रहा है? क्या उत्पादन से प्राकृतिक वातावरण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है या प्रभावित नहीं हो रहा है, या फिर संतुलन बना हुआ है? तो ये सारी बातें कहलाती है उत्पादन वितरण के अंतर्गत आती है ना, वितरण के अंतर्गत आती है। इसलिए कहा गया है कि मानव की उत्पादन क्रियाओं में उत्पादन और वितरण का अध्ययन कौन करता है? आर्थिक भूगोल करता है। तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या आता है दोस्तों? उत्पादन आएगा, उस उत्पादन का वितरण आएगा, उपभोग आएगा और विनिमय आएगा। ठीक है ना। तो ये 4 शब्द हैं जो मानव की आर्थिक क्रिया के उत्पादन में सम्मिलित होते हैं, आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। जो अपने अर्थ के लिए जो क्रिया की जाती है मनुष्य के द्वारा, उसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय, ये प्रमुख 4 शब्द शामिल होते हैं। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं चारों के बारे में आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। आइए अन्य पक्ष पर बात करें तो अन्य होता है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, तो इससे पहले वाले सेशन में दोस्तों हमने बात की थी 2 प्रकार के वातावरणों की, जिसमें एक वातावरण था सांस्कृतिक वातावरण और एक था आपका प्राकृतिक वातावरण, है ना। प्राकृतिक वातावरण अर्थात कि पर्यावरण जो हमें जो प्रकृति से डायरेक्टली मिला हुआ है, और एक सांस्कृतिक वातावरण जिसमें हमने प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है। अगर आपने पिछले सेशन भी अगर अटेंड किए हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको फट से समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना। तो सांस्कृतिक भूगोल जो है ना, उसी सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। देखिए, मानव भूगोल की इस शाखा में मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक पहलुओं का याद रखिएगा। सांस्कृतिक पहलू कौन कौन से हो जाएंगे? आवास, है ना, भोजन, सुरक्षा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, पहनावा, ये सब क्या है? ये सब आपके सांस्कृतिक पहलू हैं। ये सबको सांस्कृतिक पहलू है, और इन्हीं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन ही सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो मानव के ये सांस्कृतिक पहलू समय और स्थान के साथ पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने कल वाले सेशन में, समाप्त कीजिएगा परसों वाले सेशन में, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, है ना, कि हर एक स्थान बदलने के साथ में प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है, और प्राकृतिक वातावरण बदल जाने से व्यक्ति के रहन सहन में, धर्म, रीति रिवाज में, विश्वास में, धारणाओं में कैसे परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से हमने इसको समझा था। और यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक भूगोल जो कि मानव भूगोल की ही एक अन्य शाखा है, इस शाखा के अंतर्गत सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और सांस्कृतिक पहलू क्या होते हैं? सांस्कृतिक पहलू जिनका निर्माण
मानव ने खुद किया है प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करते हुए, जैसे घर बनाया, मिट्टी का, पेड़ों का, इनका प्रयोग करते हुए, है ना, प्रकृति को आपने चोट पहुंचाई और आपने अपने एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर लिया। भोजन की व्यवस्था की आपने, सुरक्षा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, पहनावा, ये सब जो है ना आपके सांस्कृतिक वातावरण के पहलुओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर है? तो मानव के ये सांस्कृतिक जो पहलू होते हैं, सांस्कृतिक पहलू, ये समय के साथ और स्थान के साथ में परिवर्तित होते हैं। क्यों? क्योंकि समय और स्थान के साथ प्राकृतिक वातावरण भी परिवर्तित होता है और जैसे जैसे प्राकृतिक वातावरण परिवर्तित होता है, आपका सांस्कृतिक वातावरण भी परिवर्तित होता चला जाता है। क्लियर है ना? तो सामाजिक भूगोल में मानव को एकाकी, देखिए यहां पर कुछ भूगोलवेत्ता जो है इसे 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 किस मतलब की आर्थिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी मानते हैं। कुछ विद्वान है जो आर्थिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी, माफ कीजिएगा, सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी मानते हैं। लेकिन सामाजिक भूगोल में मानव को एकाकी रूप में न लेते हुए मानव समूह के रूप में लिया गया है, पर्यावरण के संबंधों के रूप में लिया गया है। क्या कहा जा रहा है? कुछ विद्वान सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल के रूप में भी मानते हैं और इस परिस्थिति में सामाजिक भूगोल कभी भी एक व्यक्ति की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि वो मानव समूह की व्याख्या करता है, पूरे पर्यावरण की व्याख्या करता है। किसी एक स्थान, किसी एक समय विशेष या किसी एक व्यक्ति की सामाजिक भूगोल में व्याख्या नहीं की जाती है। क्या क्लियर हुआ है ना? क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? प्लीज कमेंट में यस कर दीजिए यार जल्दी, ताकि हाँ समझ आए कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बिंदु है आपका जनसंख्या भूगोल। क्या है? जनसंख्या भूगोल एकदम सिंपल से बिंदु है, 6 बिंदु मात्र पर बात करेंगे हम लोग, है ना, मात्र 6 पॉइंट पर बात करेंगे। इसी के साथ आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा आज का। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन जियोग्राफी, है ना, तो इससे क्या संबंध है जरा देखिए। जियोग्राफी कौन सी? पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल जैसा कि नाम से ही दिख रहा है ना कि विश्व की और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाली जनसंख्या का या उस जनसंख्या के घनत्व का, जन्म दर का, मृत्यु दर का, जन्म संख्या वृद्धि दर का, आयु, लिंग, अनुपात या साक्षरता का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उस विषय को ही जनसंख्या भूगोल कहा जाता है। और यह जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल की ही एक शाखा है। क्या बात समझ आई आप लोगों को, है ना? जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल की ही एक ऐसी शाखा है जिसमें विश्व के या विश्व के किसी एक भाग की कुल जनसंख्या का, उसके वितरण घनत्व का, उसके जन्म दर या मृत्यु दर का, जनसंख्या में वृद्धि दर का या आयु, लिंग, अनुपात का या साक्षरता का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वही जनसंख्या भूगोल कहलाती है। बस इतना सा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल। यह भी नाम से ही दिख रहा है, जिसमें इतिहास का वर्णन किया जाता हो, है ना, ऐसे भूगोल को हम ऐतिहासिक भूगोल की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना? तो किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में, ध्यान दीजिएगा, एक समय था, है ना, एक समय था 1947 जब भारत आजाद हुआ था, और आज एक समय है 1923 जबकि परिपक्व अवस्था में आ चुके हैं। तो इस समय में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम भौगोलिक ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत लेकर आएंगे, अर्थात कि भौगोलिक ऐतिहासिक भूगोल में इसका अध्ययन करेंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में जो भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं इसका अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंदर किया जाता है। और इस बात को और स्पष्ट रूप देने के लिए यहां पर हार्टशोर्न साहब ने एक परिभाषा दी है। हार्टशोर्न ने एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूगोल जो है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि भूतकाल का भूगोल है। क्या है? भूतकाल का भूगोल है। ये भूतकाल का भूगोल है। एक लाइन में इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है दोस्तों, किसकी? ऐतिहासिक भूगोल की। ऐतिहासिक भूगोल को हार्टशोर्न ने क्या कहा? भूतकाल का भूगोल। क्या कहा? भूतकाल का भूगोल। आपको याद होना चाहिए। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इज टू बी कंसिडर्ड सिंपली एज द ज्योग्राफी ऑफ पास्ट पीरियड। भूतकाल का भूगोल। इज इट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक भूगोल का। अब राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, राजनीति आप इतने पढ़े आप लोग मुझसे कि राजनीति के प्रत्येक पक्ष से आप लोग जो है परिचित हो चुके हैं। राजनीतिक भूगोल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? राज्य की सीमाओं का या राज्य की विभिन्न परिस्थितियों का, और कौन सी परिस्थितियां? राजनीतिक परिस्थितियों का, जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम राजनीतिक भूगोल कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, राज्य की उन्हीं परिस्थितियों का यहां पर उन्हीं परिस्थितियों को यहां पर सम्मिलित किया जाएगा। राजनीतिक भूगोल में उन्हीं परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करती हो, अर्थात कि मानव से संबंधित हो। राज्य की वही परिस्थितियां जो मानव से संबंधित होंगी, उन्हीं का प्रयोग या उन्हीं का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाएगा। जैसे राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमाओं का अध्ययन करेगा, स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करेगा, प्रादेशिक नियोजन से संबंधित अध्ययन करता है। यह मानवीय समूहों की राजनीतिक स्थितियों को, समस्याओं का या क्रियाओं में भूगोल के महत्व को आंकता है। और इस बात को और एक और स्पष्ट रूप दिया है वॉन बल्केनबर्ग साहब ने। उन्होंने कहा है कि राजनीति भूगोल राज्यों का भूगोल है। क्या कहा? राजनीतिक जो भूगोल है ये राज्यों का भूगोल है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या उपस्थित करता है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भौगोलिक व्याख्या होती है उसको उपस्थित करता है। कौन? राजनीतिक भूगोल। तो ये राजनीतिक भूगोल ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मानव की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करता है, परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताता है। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे आप कृषि भूगोल। क्या देख रहे हैं? कृषि भूगोल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो कृषि की विभिन्न दशाओं का अध्ययन करता हो उस भूगोल को हम कृषि भूगोल का नाम देंगे। तो यह मानव भूगोल का एक ऐसा उप क्षेत्र है। क्या कहा जा रहा है? यह मानव भूगोल का एक उप क्षेत्र है जिसमें कृषि संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समझने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जितना ये आसान है ना दोस्तों, उतना ही ये महत्वपूर्ण भी है। मानव भूगोल की सभी शाखाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कृषि भूगोल ही है। और क्यों है कृषि भूगोल? क्योंकि कृषि भूगोल जो है ना, एक मानव संबंधी एक ऐसे पक्ष का अध्ययन करता है जो मानव के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है। और मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? भोजन। क्लियर है? तो भोजन का ही जो है, भोजन, और भोजन कहां से आता है? कृषि से आता है। और कृषि के प्रत्येक तथ्य का अध्ययन जो है कृषि भूगोल के अंदर किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मानव भूगोल के प्रत्येक शाखा में कृषि भूगोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि मेरी बात क्लियर हुई दोस्तों? बस ये 6 बिंदु अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ये सेपरेट क्वेश्चन था आपका अन्य विज्ञानों के साथ में, मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों पर, अन्य विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध के साथ संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। और ये प्रश्न जो है ना, मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं, एग्जाम में हर बार देखने को मिला है, कभी कभी नहीं, कई बार देखने को मिला है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या, अगला लेक्चर क्या होगा हमारा? अगले नेक्स्ट सेशन में, लेक्चर नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि टॉपिक में दम है, टॉपिक में दम है, समझने में समस्या है। किताब से पढ़ोगे एक बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन हाँ पक्का प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, एक बार लेक्चर देखा उसके बाद चाहे कोई सी भी किताब पढ़ लेना, किसी भी किताब से इस टॉपिक को उठा लेना, एक ही बार में क्लियर होगा। और ऐसा क्लियर होगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए मिलेंगे दोस्तों सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, जो नए स्टूडेंट थे जिनको मैंने प्रारंभ में ही संबोधित किया था, उन्हीं को बता दूं कि अगर आप परमानेंट तरीके से, रेगुलर तरीके से अगर आप हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, आप अपने बीए का अध्ययन करना चाहते हैं या अन्य क्लासेस भी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। इन ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी गई है, वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको डेली जो क्लास होती है हमारी, उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहता है। साथ में नोट्स भी, आपको नोट्स की लिंक भी वहीं पर ग्रुप में ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे नोट्स की आपको डिमांड होती है उस प्रकार से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और एक बात विशेष ध्यान से सुनिएगा, भूलने योग्य बात नहीं है कि जो कुछ भी सेवाएं हमारी आप अभी तक ले रहे
रहे हैं वो सब की सब निःशुल्क है, कोई चार्ज आपसे यहां पर नहीं लिया जाता है। लोधा जी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।